हमारे विशेष मेहमान मेजर जनरल आलोक राज का स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत है सर। जय हिंद, नमस्कार और थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू ऑन टू योर ऑडियंस। दिनेश कपूर एक डंडा लेके मेरे पीछे खड़े होते थे और जैसे मैं स्लो था दौड़ने के लिए तो मुझे डंडा मारते थे। कहते मैन फ्रॉम राजस्थान आर सपोज्ड टू बी वेरी स्ट्रांग, सो यू कांट बी वीक। जितनी हमारे यहाँ कैजुअलिटीज होती हैं, हमारे जो शहीद होते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा हमारे सिविलियंस, हमारे जो भाई बहन हैं, वो रोड्स पर ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरते हैं। 100 से बल्कि 1000 गुना ज्यादा, ऐसे मान के चले आप। हाँ। तो क्या आप अपने बच्चों को मोटरसाइकिल में भेजोगे, नहीं भेजोगे? क्या आप अपने बच्चों को गाड़ी चलाना दोगे, नहीं दोगे? क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। उसको ट्रेन में बैठने के लिए बोलोगे, नहीं बोलोगे? यदि अपने बच्चों को आप ट्रेन में भेज सकते हो, मोटरसाइकिल में भेज सकते हो, गाड़ी में भेज सकते हो, आर्मी में तो बच्चा बिल्कुल सेफ है। तो सबसे छोटा संदेश और बहुत अच्छा संदेश है, वो है कि सीधा चलें, वॉक स्ट्रेट, अपना रास्ता अपने आप तय करें, दूसरों के कंधों पे चल के नहीं। नमस्कार, गेस्ट इन द नगरी में आपका स्वागत है। देखिए, इस खास कार्यक्रम में हम उन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के रास्ते वो सफलता प्राप्त की जिस सफलता को आज की युवा पीढ़ी हमेशा प्राप्त करना चाहती है। हर सफलता के पीछे कुछ कहानियां होती हैं, कुछ संघर्ष होता है, जिनको सिर्फ वो ही इंसान और उसका परिवार जानता है जिसने वो संघर्ष करके सफलता प्राप्त की है। गेस्ट इन द नगरी के इस खास कार्यक्रम में आज के हमारे जो मेहमान हैं, वो मेहमान कुछ खास हैं, क्योंकि ये मेहमान न सिर्फ देश की सेवा कर कर अब युवाओं के हितों के बारे में काम कर रहे हैं, तो वहीं सरकार के जो भी नॉर्म्स हैं या फिर सरकार की जो भी इच्छाएं हैं, उन पर पूरा खरा उतरकर प्रदेश में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी रूप से करवाने का जिम्मा इनके कंधों पर है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान मेजर जनरल आलोक राज का स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत है सर। सर, मेजर जनरल आलोक राज, नाम एक ऐसा कि ना सिर्फ कहने वाला, सुनने वाला की जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। सबसे पहले ये जो शब्द हैं दो, मेजर जनरल, यहाँ तक पहुँचने में किस तरह का आपको जो रास्ता है वह तय करना पड़ा? जय हिंद, नमस्कार और थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू ऑन टू योर ऑडियंस। मेरा जन्म 1962 में हुआ था, अक्टूबर में। भरतपुर में मैं पैदा हुआ था, भरतपुर किले के अंदर। और फिर मैंने भरतपुर, सीकर, चौमू, जयपुर, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई की। एक साधारण परिवार से हूँ मैं, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे और मेरा शुरू से मन था कि मैं फादर की तरह इंजीनियर बनूं। तो मैंने अपना पीसीएम लिया, ट्राई भी किया, मेरा हो भी गया था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था वो कॉलेज जहाँ पर हुआ था मेरा इंजीनियरिंग के लिए। सो देन आई चोज टू डू बीएससी। फिर मैंने बीएससी किया महाराजास कॉलेज से, जयपुर से। और पढ़ाई में ठीक ठाक था। केमिस्ट्री मेरी वाटरलू थी, केमिस्ट्री, भूगोल, ये सब बड़ा मुश्किल से पास होता था। अदरवाइज आई वॉज ए फर्स्ट डिविजनर। एंड काफ़ी मुझे शौक था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन साथ साथ में मैंने एनसीसी भी लिया, नेशनल कैडेट कोर ज्वाइन किया। और वहाँ से फिर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं फौज में जाऊं। एंड आई कैन मेंशन अबाउट वन कोर्स आई डिड। एक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स मैंने किया था उत्तरकाशी से, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। दिस कोर्स आई डिड इन 19 आई थिंक 81, सॉरी नॉट 81, आई थिंक 1980। ये 1 महीने का कोर्स था। और उस जैसे मैं कोर्स के लिए गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मैं अंडर एज था, अंडर वेट था, कमज़ोर था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा और उन्होंने मुझे चेक किया तो लगा कि ये बिल्कुल ये फिट नहीं है कोर्स करने के लिए, क्योंकि कोर्स काफ़ी टफ होता है, माउंटेनियरिंग कोर्स होता है। तो मुझे बोला गया कि आपको वापस भेज दिया जाएगा, यू विल बी सेंट बैक टू योर यूनिट दैट इज़ इन जयपुर। तो मुझे बहुत बुरा लगा, काफ़ी अच्छा ही लगा इस बात को सुनकर। और वहाँ पे कोई 13 आर्मी अफसर भी थे जो कोर्स कर रहे थे। उनमें से एक मेजर दिनेश कपूर थे। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बोला कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि राजस्थान की मिट्टी का बना हुआ मानव कमज़ोर कैसे हो सकता है? आप तो वैसे ही भरतपुर पैदा हुए हो, लोहागढ़ बोलते हैं उसको, आप कमज़ोर नहीं हो सकते हो। यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग। तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट आई विल ट्राई।
तो फिर मुझे वहाँ पे मेजर प्रेमचंद थे, ही वाज द वाइस प्रिंसिपल। उन्होंने बोला कि आपको वी विल गिव यू 2-3 डेज, उसके बाद आप भिजवा देंगे एंड वी विल सेंड यू ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, ताकि बुरा नहीं लगे किसी को। तो बट टिल देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू डू एवरीथिंग जो यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर वहाँ का रूटीन है, दिनचर्या है, वो पूरी करनी है। पीटी करना है, क्लाइंबिंग करना है, वो सब कुछ करना है। और फिर मैंने वो सारा किया, और मेजर दिनेश कपूर एक डंडा लेके मेरे पीछे खड़े होते थे, और जैसे मैं स्लो होता था दौड़ने के लिए तो मुझे डंडा मारते थे। कहते मैन फ्रॉम राजस्थान आर सपोज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो यू कांट बी वीक। और बाकी सब आर्मी ऑफिसर्स थे, दे वर वेरी यंग, दे वर यंग लेफ्टिनेंट्स एंड कैप्टन्स, तो आई वाज वेरी मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड बाय देम। तो उनको देखा देखी मैंने भी पूरी कोशिश की। चूंकि मैं अंडरवेट था, मैं बड़ा लाइट था वेट के अंदर, तो आई कुड इजीली रन एंड आई कुड इजीली क्लाइंब माउंटेन्स। तो आई थिंक इट टुक अबाउट 2 days फॉर माय बॉडी टू गेट अट्यून्ड, जो मेरे मसल्स थे वो ठीक ठाक होने लग गए, एंड आई वाज एबल टू रन। आई थिंक थर्ड और फोर्थ डे आई वाज एबल टू कीप पेस विद देम, आई वाज एबल टू रन विद देम। और फिर उनको लगा कि शायद ये बच्चा कर लेगा। फिर जब उन्होंने रॉक क्लाइंबिंग का फेज आया, तो रॉक क्लाइंबिंग के अंदर मैं आसानी से चढ़ गया रॉक के ऊपर, क्योंकि आई वाज वेरी लाइट। सो देन दे डिसाइडेड कि लेट्स गिव चांस टू दिस यंग बॉय। और फिर आई थिंक इट वाज माय गुड लक एंड माय फॉर्चून दैट आई वाज इन द कंपनी ऑफ दोज यंग ऑफिसर्स। और फिर मैंने पूरा कोर्स किया। उस कोर्स के दौरान मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने टू क्लाइंब अ माउंटेन। देयर वाज अ स्मॉल नंबर ऑफ कैडेट्स, participants were selected to climb Mount Thelu, which was 20,000 feet from the mean sea level, 20,000 फुट पे थी। उसके लिए हम गंगोत्री गए, गंगोत्री से हमने ट्रैकिंग की अप टू गौमुख, गौमुख से हम गए तपोवन, और उसके आगे जाकर माउंट थेलू था, जो कि समुद्र तल से 20,000 फुट ऊंचा था। एंड आई वाज आई थिंक 1 or 2 कैडेट्स हु वर सेलेक्टेड, बाकी सब आर्मी ऑफिसर्स थे। एंड आई कैन से विद लॉट ऑफ प्राइड दैट कि मैंने उस माउंटेन को स्केल किया, मुझे अल्फा ग्रेडिंग मिला और मुझे ट्रॉफी भी मिली। उस कोर्स ने मेरा जिंदगी का रास्ता बदल दिया। मैं एक बॉय से एक मैन बन गया, और खूब सारी दोस्ती हो गई आर्मी ऑफिसर से, एयरफोर्स ऑफिसर से। वापस आया तो आई वाज हाईली मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, चार्ज जिसको बोलते हैं ना, चार्ज होकर आया मैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने पीछे देखा नहीं। आई फिल्ड द फॉर्म फॉर CDS एंड इन वन चांस आई वाज सेलेक्टेड। और फिर मैंने 1982 के अंदर आई जॉइंड इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। उसके बाद मैंने फिर ट्रेनिंग किया वहाँ पर, और फिर मेरा कमीशन हुआ इन सिख लाइट इन्फेंट्री। ये एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसमें सारे ट्रूप्स हमारे सिख्स थे, मजबी रामदास सिख्स होते हैं, बहुत ही टफ, बहुत ही तगड़े होते हैं। वो मैंने ज्वाइन किया और फिर मैंने आर्मी में सर्व किया, एंड आई सर्व फॉर नियरली 4 दशक, 4 दशक तक मैंने सर्व किया, 40 साल। और 2020 में मैं रिटायर हुआ आर्मी से। उस समय बॉम्बे में था मैं, और इसी सफ़र के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट से कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल तक मैं पहुंचा। और ये मेरा सफ़र रहा मेजर जनरल तक का, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई अचीव्ड। और सिर्फ इसलिए कर पाया मैं कि मैं शुरू से काफ़ी मेहनती था, और मेरी तरफ से मैं सिंसियर भी था, मेरे में पैशन भी था। तो कई सारी चीज़ होती है जिसकी वजह से शायद, एंड पीपल से कि आपको लकी भी होना चाहिए। तो आई थिंक 80-20 का जो रूल होगा कि 80% हार्ड वर्क एंड 20% लक, आई थिंक इट वाज इन माय फेवर, सो आई कुड डू वेल, एंड फाइनली आई रिटायर्ड एज मेजर जनरल इन 2020। सर दिस इज माय सफर ऑफ 40 इयर्स। जिसमें झील होती है ना, तो लक भी सर आगे आगे चलता है उसके लिए। तो जी सर जब भी आर्मी की बात आती है, आर्मी का नाम लेते ही एक वो ना रोंगटे खड़े कर देने वाली जी सरहद, देश की रक्षा, वो सरहद पर तिरंगा फहराता हुआ, हम तो फिल्मों में देखते हैं, कभी करेक्ट रियल लाइफ में देखना जी। नहीं। जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ फील आता है जब आप बॉर्डर पर उस तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं? सो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और शायद हर एक सोल्जर के मन में यही बात आती होगी कि जब मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो क्या होता है। और कई बार मुझे लोग पूछते हैं भी कि हाउ इज आर्मी डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, आर्मी में और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है। तो वाई इज आर्मी इज एबल टू डिलीवर एवरी टाइम, जब देश को ज़रूरत पड़ती है। सिवाय 1962 के, जब हमको काफ़ी नुकसान हुआ था और हम बहुत अचीव नहीं कर पाए थे, बाकी हमेशा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबने प्रूव किया है कि एक भारतीय जो सेना है बहुत ही
कॉम्पिटेंट हैं, बहुत ही सशक्त हैं और हमेशा डिलीवर करती हैं, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस हो, या फिर जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं, या कभी कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो, इमरजेंसी हो, उसके अंदर सपोर्ट करना। आर्म फोर्सेज हैव ऑलवेज ऑलवेज डिलीवर्ड। तो मेरा सब जवाब ये होता है कि आर्म फोर्सेज या आर्मी, आई कैन से आई टॉक अबाउट आर्मी, आर्मी में और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ दो ही चीज़ का फर्क होता है। पहला होता है पैशन, दूसरा होता है ट्रेनिंग। यदि मतलब कुछ लोग करते होंगे, अदरवाइज मोस्टली ऑल ऑफ अस आर नॉट एक्चुअली डूइंग जॉब, वी आर डूइंग व्हाट वी वांटेड टू डू। हम पैशनेट हैं हमारे जॉब के लिए, और मुझे लगता है कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। मेरे जैसे हजारों ऑफिसर हैं, लाखों हमारे जवान हैं, वो मेरे जैसे सोचते हैं। और मुझे लगता है कि यदि आप पैशनेट हैं, यदि आपके मतलब जज्बा है कुछ करने का, तो आप यू कैन अचीव एनीथिंग। सो दिस इज वन थिंग दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड थिंग इज अबाउट ट्रेनिंग। जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। चाहे हम हमारी प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, या उससे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी में, या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इन चेन्नई, और बहुत सारी अदर एकेडमीज जो हमारी हैं, या उसके बाद आर्मी के आने के बाद में, वी आर ऑलवेज ट्रेनिंग, कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी सोचा हो कि अभी मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। यू आर बीइंग ट्रेन्ड ऑल थ्रू योर करियर इन द आर्म्ड फोर्सेस टिल यू रिटायर। सो ये एक बहुत ही अच्छा हमारा, तो दीज आर टू वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जिसकी वजह से आप बिल्कुल अलग होते हो बाकी देश के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। और मैं समझता हूँ कि दो चीज़ होने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ऊर्जा भर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दे कैन अचीव वॉट एवर दे वॉन्ट। तो जैसे आपकी एक यूनिट है छोटी सी, द नगरी न्यूज़, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनमें पैशन होगा और उनको आप ट्रेन करोगे कॉन्स्टेंटली, दे विल डिलीवर, दे विल नेवर फेल यू। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल सकता हूँ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जहाँ भी आप, चाहे आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आपका घर छोटा सा है, यदि आप पैशनेट होगे और आप ट्रेनिंग करोगे, लर्निंग करोगे, तो आप कभी फेल नहीं होगे। और अभी एक मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था, अब्दुल कलाम साहब हमारे बहुत ही फेमस राष्ट्रपति जी, मेरे बहुत ही प्रिय और सभी के प्रिय शायद सभी देश के के, प्रिय हैं। जो कहते थे कि हम सबको हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू। लेकिन अक्सर ऐसा मैं सुनता हूँ, खास करके इंडिया के अंदर ऐसा देखता हूँ मैं, भारत के अंदर, कि हम लोग सोचते हैं कि मैं 40 साल का हो गया, मैं प्रौढ़ हो गया, मेरा सीखने का वक्त खत्म, अब तो सिखाने का टाइम आ गया है। पर आई थिंक इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, देयर इज नो सच बैरियर ऑफ एज। यू मस्ट कंटिन्यू टू लर्न, कंटिन्यू टू improve your knowledge, upgrade yourself and move with the times। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेसन है हर एक आदमी के लिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, दैट यू मस्ट लर्न। तो आप पूछ रहे थे कि आप कैसा लगता है जब आर्मी में होते हो, बॉर्डर पर होते हो। तो चूंकि मैं इन्फेंट्री से हूँ, यानी पैदल सेना से, तो पैदल सेना के अंदर आपको बहुत मौका मिलता है पहाड़ों में जाने का, डेजर्ट्स में जाने का, और पूरे देश में जाने का, और विदेश जाने का भी। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं एक विदेश में भी गया एज यूएन ऑब्जर्वर, यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर के तौर पर। आई वेंट टू अंगोला इन अफ्रीका, जहाँ पर कि मैं 1 साल तक एज ए मिलिट्री ऑब्जर्वर रहा। और वहाँ पर मैंने एक डिमोबिलाइजेशन कैंप होता है, उसकी मैंने मॉनिटरिंग की, और कई सारे टीम साइट्स पे मैंने काम किया था। इट वॉज अ ग्रेट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। और बॉर्डर पे मुझे बहुत मौका मिला। मैं जाते ही मैं इंडिया चाइना के बॉर्डर पर गया था, सिक्किम के अंदर, और उसके बाद में JNK में, श्रीलंका के अंदर मुझे मौका मिला सर्विस करने का। टिपिकली चूंकि मैं इन्फेंट्री का था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, काफ़ी मैंने सर्विस की। और बॉर्डर पे जाके देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो सब एक से होते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो सिक्किम हो, अरुणाचल हो, किसी जगह सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सिंपल सादे से होते हैं। हमारे जो शहरों वाले जैसे तेज नहीं होते। जो गांव के लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और खासकर जो गांव दूर दराज के होते हैं, वहाँ लोग बहुत सिंपल सादे होते हैं और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उनके दिमाग में जाति, धर्म धर्म ऐसा इनसे उठ बहुत के कम रहते हैं। कम होता है, और उनके साथ सीखने को बहुत मिलता है। वो लोग कैसे वहाँ पर रहते हैं, कैसे कठिनाई को सहन करते हैं, कैसे सबको हेल्प करते हैं, देखने को मिलता है। तो बॉर्डर पर सर्व करना हमेशा मुझे अच्छा लगा, और मैंने बहुत कुछ सीखा, और हमेशा ये मन में गौरव सा रहा कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। और वहाँ पे टाइमिंग्स कुछ नहीं होते, छुट्टी कुछ नहीं होती है, जैसे अपने यहाँ पर होता है ना
कभी कोई छुट्टी आ रही है, कभी कोई शीतला माता की छुट्टी है, जैसे आज परशुराम जी की छुट्टी है, ऐसे करके बहुत सारी छुट्टी होती है। मैं कई बार काम नहीं कर पाता हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है मैं आई डोंट नो वेदर आई शुड स्पीक ऑल दिस, पर मुझे लगता है हमारी बहुत छुट्टियाँ होती हैं। इतनी छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, काम करने का मौका मिलना चाहिए। और लेकिन आर्मी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई छुट्टियाँ कुछ नहीं होती है। ट्वेंटी फोर बॉर्डर पर इंटू जब आप होते सेवन हो 24/7 आप काम करते हो, 365 डेज काम करते हो, और छुट्टी भी वैसे नहीं मिलती है। आप जब जाओ छुट्टी में नहीं मिलती छुट्टी। हमारे जो जवान होते हैं सियाचिन में रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, वो 6-6 महीने 8-8 महीने तक छुट्टी नहीं आ पाते। बल्कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कि वो कट ऑफ होते हैं रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से, और वो एक ही जगह पर 5-6 महीने तक लगातार उनको रहना पड़ता है। तो उनका पूरा स्टॉकअप किया जाता है, देन दे स्टे देयर इन दोज एरियाज। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर जाने के लिए। लेकिन वहाँ बहुत तकलीफें भी हैं, बहुत कठिनाइयाँ भी हैं, उसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है, और आप ट्रेनिंग के बाद आसानी से रह सकते हो। वो जवान ही क्या जो टूट जाए। हाँ। सर आपने पैदल सेना की बात की, आप पैदल सेना में थे। अगर मैं एक दशक से पहले की बात करूं तो भारत को पैदल सेना में सबसे मजबूत माना जाता था, लेकिन जब वायु सेना और जल सेना की बात आती तो कहीं ना कहीं कदम पीछे नजर आते थे। पिछले 10 सालों में ऐसा क्या बदलाव आया है कि भारत अब तीनों सेनाओं में सबसे मजबूत है और इस बात का लोहा दुनिया मानती है? तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे आपको ऐसा महसूस हुआ कि पैदल सेना स्ट्रांग थी और वायु सेना या हमारी जो जल नेवी है वो स्ट्रांग नहीं थी। शायद ये भ्रांति होगी। भारतीय सेनाओं के जो तीनों अंग हैं, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, या नेवी हो, जल सेना, ये बहुत ही सशक्त, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कॉम्पिटेंट रहे। जितनी मेरी नॉलेज है, मेरी मेमोरी है, उसके हिसाब से तीनों बहुत ही अच्छे आपसे रहे हैं। बेहतर तो कोई हाँ, जानता नहीं है सर। और मैं इसलिए कहना सकता हूँ क्योंकि जो लोग वहाँ पे सर्व करते हैं, जो ऑफिसर जाते हैं, वो सब एक ही जगह से जाते हैं ट्रेनिंग होकर, अलग नहीं होते। सबके जो मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जो सब एसएसबी के थ्रू जाते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू सिलेक्शन होता है ऑफिसर्स का। जो मैन है वो पूरे के अक्रॉस इंडिया आते हैं, और हमारे जो मैन हैं, हमारे मैन मतलब सोल्जर्स हैं, बहुत ही विश्व में बहुत ही माने जाते हैं। हमारे जो जवान होते हैं, जब भी हम यूएन में जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस में सर्विस करने जाते हैं, तो बाकी सेनाएं हैं, बाकी देश लोग वो हमारा लोहा मानते हैं। और आपको याद होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उससे पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, भारतीय सैनिक को ब्रिटिशर्स लेके गए थे, क्योंकि उनको काम नहीं चल रहा था अपने खुद की सेनाओं से। वो चाहते थे कि हमारे सैनिक जो हैं, क्योंकि हमारे सैनिक बहुत ही टफ होते हैं, मजबूत होते हैं, और बहुत ही मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, रहने की, खाने की व्यवस्था की। बहुत टफ कंडीशन में दे कैन डिलीवर अ लॉट। इसलिए भारतीय सेनाएं मतलब पिछले कई सालों से, कितने सैकड़ों वर्षों से बहुत मजबूत और वेल नोन रही है, और आई थिंक दैट हैज़ कंटिन्यूड, चाहे वो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी हो। दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल। तो आज पिछले दशक से नहीं, पिछले कई दशकों से दे बी डूइंग एक्सट्रीमली वेल। उसका मेन कारण आपको बताया मैंने कि पैशन एंड ट्रेनिंग। अब तीसरी बात आती है इक्विपमेंट की। तो ये हो सकता है कि कुछ इक्विपमेंट जो होते हैं, क्योंकि जो नेवी और एयरफोर्स है वो इक्विपमेंट बेस्ड आर्म फोर्सेज हैं। उनको जहाज चाहिए, उनको कैरियर्स चाहिए, उनको एयरक्राफ्ट चाहिए, फाइटर्स चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए। वो बहुत टेक्निकल आर्म्स है दोनों, नेवी एंड एयरफोर्स। और चूंकि उनके पास, हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं होगा जिसकी वजह से हम बहुत बेहतरीन इक्विपमेंट ला सके होंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने हमें 71 वॉर जिताया, कारगिल वॉर हमने जिताया, उसमें सभी ने हिस्सा लिया। नेवी का हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बाकी सबने हिस्सा लिया। 71 वॉर में नेवी ने हिस्सा लिया था। तो तीनों सेनाओं ने जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमेशा, और ओनली बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट, शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट, दे वुड हैव बीन स्लाइटली not been able to do what they wanted to do. Otherwise, in terms of manpower, in terms of strategy, I think all three are the best organizations of armed forces. सर आर्मी में आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई थी, भर्ती की। भर्ती का जहाँ पे भी नाम आता है वहाँ सबसे पहला शब्द पारदर्शिता, इसके साथ ही भर्तियों को टाइम से पूरी कराना। हालांकि अब आर्मी के बाद अब तो सारी भर्तियों की जिम्मेदारी आपके पास है, लेकिन आर्मी की भर्तियों की अगर बात की जाए तो बिल्कुल कैलेंडर के हिसाब से टाइम बाउंड और पारदर्शी होती हैं वहाँ पे। आर्मी में भर्ती हमारी अलग तरह से होती है। आप जैसे हम, जो मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा वो था टू कंडक्ट एग्जाम्स एट लोअर लेवल, नॉट एट द लेवल ऑफ डीजी रिक्रूटमेंट। हमारे डीजी रिक्रूटमेंट होता है, अलग से एक अंग होता है, अलग से ऑर्गेनाइजेशन है दैट कंडक्ट्स दीज एग्जाम्स। मैं उसमें नहीं था,
मैं एक नॉर्मल हमारे जो यूनिट्स के एग्जाम्स होते हैं या ब्रिगेड के एग्जाम्स होते हैं उसमें होता था। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है हमारे यहाँ, जवान ऑफिसर्स का बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हाई होता है। कुछ बोलना नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, टाइमिंग्स बिल्कुल बहुत पंक्चुअल होते हैं, सब कुछ बहुत फॉलो करते हैं, हर चीज़ बहुत सिस्टम से होती है। यदि आप किसी भी कैंटोनमेंट चले जाएँ, आप किसी भी आर्मी के कैंटोनमेंट चले जाएँ, तो सीधे आप चले जाएंगे 50 साल पहले। ना वहाँ कोई भीड़ भाड़ होगी, ना वहाँ पे कोई ट्रैफिक वायलेशन होगा, सब आपको विश करेंगे, आपको राम राम बोलेंगे, आपको जय हिंद बोलेंगे, हर एक दूसरे की मदद करने को तैयार होगा। वो अलग ही दुनिया है। आपको लगेगा 50 साल पहले चले गए, जहाँ पर सब कुछ खुला खुला है, हरियाली है, सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे से रेस्पेक्ट करते हैं, सब प्रॉपरली ड्रेस्ड होते हैं, अलग ही दुनिया है वो। तो कभी आपको लगे कि आप देखना चाहते हो, जैसे बच्चे हैं, देखना चाहते हो कि 50 साल पहले कैसे रहते थे, गो टू द कैंटोनमेंट, कैसे भारत था आपका। भारत बिल्कुल खुला खुला था, लोग बिल्कुल रेस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की। ना तो फोन की काफी कुछ घंटियां, वैसा वैसा था। ना गाड़ी के हॉर्न। जी, ना गाड़ी के हॉर्न होंगे, ना कुछ होगा, अलग दुनिया है वो। तो आर्मी और जो नेवी एयरफोर्स के जो एग्जाम्स होते हैं, वो बड़े वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड होते हैं। तो अपन उससे कंपेयर नहीं कर सकते। जो भारतीय एग्जाम बाहर के होते हैं, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं, वो अभ्यर्थी होते हैं, उनको इतना एजुकेशन नहीं होता, डिसिप्लिन वाला इशू रहता है, और उनका कोई कमिटमेंट नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन से। जो हम एग्जाम ले रहे होते हैं वो सोल्जर्स के होते हैं, तो दे आर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर अंडर आर्मी एक्ट। तो बहुत, मतलब वी आर कंपेयरिंग ऑरेंजेस टू एप्पल, यानी टू डिफरेंट थिंग्स वी आर कंपेयरिंग, तो कंपेयर नहीं कर सकते। बट जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। और आई कैन से वहाँ पर जो एग्जाम कराते हैं वो उसका एफर्ट 1% होता है। जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ अभी एज चेयरमैन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, यहाँ पे जो मैं करा रहा हूँ उसका सिर्फ 1% के अंदर मैं आई कैन कंडक्ट द एग्जाम इन आर्मी। इट इज सो सिंपल एंड सो इजी। यहाँ पर कराना इज नॉट इजी बिकॉज यहाँ पर नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो इस जो एस्पिरेशंस है, आकांक्षाएं हैं यूथ की, बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर अलग बॉल गेम है, इसके बारे में वी कैन टॉक लेटर। जी। मैं उसी सवाल पे आ रहा था, जब आप रिटायरमेंट के बाद सरकार ने आपको अप्रोच किया, क्योंकि देखिए आर्मी में कराई हुई भर्तियों को कहीं ना कहीं सरकार के जहन में था, और उन्होंने जब आपको ये पद ऑफर किया कि आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो 3rd ग्रेड तक की भर्तियां करवाता है, एक बड़ा तबका लगभग 40 लाख बच्चों को आपके हाथ में सौंपने की सरकार की तैयारी, उस समय क्या मन में कोई उधेड़ बुन, करूं नहीं करूं, क्योंकि ये वो भीड़ है अनियंत्रित भीड़ जिसे अपन कहते हैं ना, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में बेहतरीन जानते हैं कि अनियंत्रित भीड़ को काबू में कैसे किया जाता है। उस समय क्या मन में ख्याल आया कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष?
आचार संहिता में लोकसभा ही इलेक्शन निकला है। और आचार संहिता की वजह से चूंकि हमारा संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सो वी लॉस्ट आउट ऑन अ वोट नेarly 4 months प्लस, जिसकी वजह से काफी सारी हमारी चीजें जो रुक जाती हैं हम कार्रवाई नहीं कर पाते। सर, देश की सेवा के लिए आपको सम्मानित भी किया गया था। हम जानना चाहेंगे वो कौन-कौन से अवार्ड्स हैं जिनसे आपको नवाज़ा गया है? तो मुझे 2019 के अंदर अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया था। ये राष्ट्रपति जी इस मेडल को देते हैं राष्ट्रपति भवन में। और अति विशिष्ट सेवा मेडल जो अवार्ड है वो मुझे मिला था जब मैं फॉर माय वर्क इन नॉर्थ ईस्ट, जब मैं पोस्टेड था एज चीफ ऑफ स्टाफ इन गजराज कोर, एंड बिफोर दैट व्हेन आई वाज जीओसी ऑफ 71 डिव, हमारी जो डिवीजन है वहाँ पर, तो वहाँ के जो मैंने कार्य किए थे, जो प्रोजेक्ट्स किए थे, उसकी उस सेवा के लिए मुझे दिया गया था। और फिर देन आई वाज गिवन पीवीएसएम, दैट इज परम विशिष्ट सेवा मेडल, दैट वाज गिवन टू मी इन 2021 बाय राष्ट्रपति जी। और पीवीएसएम इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज, बहुत असाधारण सेवा के लिए वो मिलता है। दैट इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन ड्यूरिंग पीस टाइम। और वो जो मुझे अवार्ड मिला था, दैट वाज गिवन टू मी फॉर माय इन्वॉल्वमेंट इन द नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय समर स्मारक, जो कि 2019 में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको डेडिकेट किया था आर्म फोर्सेस के लिए। तो चूंकि मैं उसका एक चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था और वो प्रोजेक्ट टाइम से नहीं हो रहा था, उसमें काफ़ी रुकावटें आ रही थी, बहुत सारी अड़चनें, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, एंड आई वाज इन्वॉल्वड एंड माय वर्क वाज रिकॉग्नाइज्ड। तो उसके लिए मुझे फिर परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला था। सो दीज आर द 2 अवार्ड्स जो मुझे मिले हैं, और मुझे बहुत गौरव है, इस बात का बहुत गर्व है कि मैं एक एज ए मेजर जनरल मुझे दोनों अवार्ड मिले। आमतौर पे पीवीएसएम इज गिवन ओनली टू वेरी सीनियर ऑफिसर्स बियॉन्ड मेजर जनरल्स। सर, मेरी टीम है, उनके भी कई सवाल हैं क्योंकि जब आपका नाम सुना तो कि इन सवालों के भी सर आप जवाब लेना, मतलब फिर आप खुद ही ले लेना क्योंकि सर आ रहे हैं तो उनसे चर्चा भी हो जाएगी। कौन सबसे पहले? सर मेरा सवाल है कि आप वर्तमान में युवाओं से जुड़े हो, लेकिन आज का युवा 4 से 5 कॉम्पिटिशन्स की एग्ज़ाम देता है और वो हताश हो जाता है असफलता मिलने पर, और कहीं न कहीं प्राइवेट नौकरी की तरफ वो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने 4 से 5 एग्ज़ाम दिए, सेंट्रल भी दिए, स्टेट के भी दिए, लेकिन हताश होने के बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर चुना और मीडिया लाइन चुनी। तो इन युवाओं को आप क्या संदेश दें? तो आपका सवाल बहुत ही कंटेम्पोरेरी है, यानी कि हर एक युवा के मन में यही सवाल है कि मैं अभी क्या करूं। तो इसका जवाब मेरे पास सिर्फ एक ही है कि अ, आपको मन में ये नहीं सोचना कि मैं क्या करूं या मेरा क्या होगा। आपके मन में 2-3 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज कि आपको मेहनत से कुछ पाना है। यदि आपने शॉर्टकट को मारने की कोशिश की तो ओनली 1% चांसेस होते हैं सक्सेस के, 99% तो मेहनत से सब कुछ मिलता है। मेरा खुद का ये तजुर्बा है। मेरी उम्र अभी 62 साल की होने वाली है और 40 साल मैंने अनुभव मेरा है आर्मी का, और करीबन 1 साल हो जाएगा अभी कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो मैं कह सकता हूँ विद 41 ईयर सर्विस की सब कुछ मेहनत से मिल जाता है, मिलता ही मिलता है, बस देर सवेर हो सकती है। सो फर्स्ट थिंग इज आपको मेहनत से बचना नहीं है। सेकंड थिंग इज यू कांट गेट एवरीथिंग ओवरनाइट, अचानक नहीं मिलेगी आपको, तो आपको टाइम लगेगा, तो आपको धैर्य रखना है। और तीसरा ये है कि हम आमतौर पे क्या करते हैं, एक बार प्रयास करते हैं फिर छोड़ देते हैं। आपने प्रयास किया और छोड़ दिया मतलब आप फेल हो गए। फेल नहीं होना लाइफ के अंदर, आपने कोशिश करनी है कि आप लगातार प्रयास करते रहें। मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे साथी थे जो आर्मी में थे, मेरे कलीग्स थे, ऑफिसर्स थे, जिन्होंने 6-6 बार एसएसबी का एग्जाम दिया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम दिया, और 7वीं बार वो सिलेक्ट हुए। उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने अपने प्रयास छोड़े नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आमतौर पर दिखता हूँ मैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे में से, यंग युवा होते हैं, वो बस 2 बार ट्राई करते हैं फिर छोड़ देते हैं। जब आपने प्रयास करना छोड़ दिया आप फेल हो गए। जब तक आप प्रयास कर रहे हो, असफल नहीं हुए, फेल नहीं हुए, तो कभी भी फेल नहीं होना है। कीप ऑन ट्राइंग। तो 3 चीज बताई आपको मैंने। आपको मेहनत करनी है, आपको ओवरनाइट कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है, और तीसरा है यानी धैर्य रखना है, और तीसरा आपको मैंने बोला कीप ऑन ट्राइंग, प्रयास जारी रखें। तो आप ये तीनों चीज करेंगे, ये मेरा मैसेज आपके लिए। आप तीनों चीजें करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। सर आपने अभी अपनी पूरी जर्नी बताई, तो सर हर इंसान की लाइफ में एक स्ट्रगल फेज़ आता है जब भी वो स्टूडेंट हो या किसी भी जॉब के लिए अगर वो ट्राई कर रहा हो। सर क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई फेज़ आया था जब आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो?
तो देखा जाए तो पूरी लाइफ ही स्ट्रगल है, क्योंकि मैं एक बहुत साधारण फैमिली से था और जैसे होता है एक मिडिल क्लास फैमिली, उससे था मैं। और तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, चाहे कुछ भी हो। तो उस लिमिट के अंदर उस रिसोर्सेज में अपनी लाइफ को बनाना इज़ अ स्ट्रगल। तो स्ट्रगल था मेरा। अलग अलग स्कूलों में पढ़ना, कभी किसी सिटी में, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो आपके फ्रेंड्स नहीं बन पाते, आपके टीचर्स सेम नहीं हो पाते, तो दैट वाज अनदर स्ट्रगल। और फिर आर्मी में आने के बाद तो आपकी लाइफ पूरी स्ट्रगल होती है। हमको दूर से लगता है सब कुछ कि बहुत अच्छा है, बहुत ही रोजी लगता है कि ऑफिसर है, सब सैल्यूट कर रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, बहुत पैसे मिलते हैं, शान शौकत है। लेकिन हर दिन एक चैलेंज होता है, हर जो आपका टास्क होता है वो एक चैलेंज होता है। आपको बहुत इनोवेटिव होना पड़ता है, आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना पड़ता है। और ऐसे कई वाकया जो हुए जिसके अंदर की लाइफ और डेथ की सिचुएशन होती थी। जैसे हम श्रीलंका में थे, या हम JNK में थे, सियाचिन में थे। ऐसे बहुत सारे मौके आए जहाँ पर आपको लगेगा कि आप अगला क्षण आपके लिए है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मौके थे, लेकिन आई कैन नॉट गिव ऑल द डिटेल्स राइट नाउ, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए। बट ये कह सकता हूँ कि पूरी लाइफ एक स्ट्रगल थी। लेकिन मैंने ये सीखा कि हम सोचें कि सब लाइफ आसान हो, सब कुछ आसानी से हो जाए, तो फिर वो लाइफ नहीं है। तो यदि आपका दिमाग चल रहा है, तो कोई भी समस्या या कोई भी चैलेंज कठिन नहीं है। बट आई ऑलवेज नाउ वांट कि खूब चैलेंजेस हो, आई शुड बी एबल सॉल्व देम। जब कोई चैलेंज को आप हैंडल करते हो, आप सॉल्व करते हो, आपको जो हैप्पीनेस मिलती है, आपको जो एक एक किक मिलता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सो आई विल ऑलवेज फील, यूथ को मैं बोलना चाहूंगा कि आप चैलेंज से डरे नहीं। डोंट रन अवे फ्रॉम चैलेंजेस, डोंट रन अवे फ्रॉम समस्याएं, उनको सॉल्व करो। उसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, इनोवेटिव रहो एंड कीप ऑन ट्राइंग। थोड़ा डिसीजन मेकिंग इज अ वीक पॉइंट हमारे सभी लोगों का। तो डिसीजन मेकिंग करना बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई बड़ा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी साइंस नहीं है कि डिसीजन मेकिंग कैसे करना है। कैसे लेते हैं, तो बस आप देखें कि उस निर्णय को लेने के लिए आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन और जुटाएं, क्या क्या पहलू हैं उसके निर्णय के, उन पर विचार करें। कोई बैकग्राउंड के बारे में सोचें। यदि कभी उस ऐसी जटिल समस्या पहले कभी आई हो, इतिहास में हो, आपके फ्रेंड के पास हुई हो, उसके बारे में नॉलेज करें। और फिर उसके बाद में 2-3 ऑप्शन जनरेट करें। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप 3 ऑप्शन कर लिए। जो आपने ऑप्शन जनरेट किए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, उन ऑप्शंस के क्या क्या नेगेटिव पॉजिटिव्स हैं, उसमें मेरिट्स डिमेरिट्स बोलते हैं, उनके फायदे नुकसान क्या क्या हैं, उनको फिर आप कंपेयर करें। तो बड़ी आसानी से आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि बेस्ट ऑप्शन होगा। और हर एक ऑप्शन फुल ऑप्शन नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी, कुछ ना कुछ होंगी। तो देयर इज नथिंग लाइक द बेस्ट ऑप्शन इन द वर्ल्ड। उस बेस्ट ऑप्शन के भी नेगेटिव्स होंगे, तो आपको तरीका निकालना है हाउ टू हैंडल दोस नेगेटिव्स। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। तो हर एक यूथ को डेवलप करना चाहिए ये क्वालिटी, ताकि आप लाइफ में जब भी कोई आपको डिसीजन लेना हो तो आपको ज़्यादा पूछना ना पड़े। आप खुद विचार करें, खुद मनन करें, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जुटाएं, ऑप्शन जनरेट करें एंड टेक अ डिसीजन। सो जो आपका सवाल था कि आपके क्या क्या परेशानी रही, तो हमेशा इसको मैंने खुद प्रैक्टिस किया है। जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने सब कुछ जो मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस किया है मैंने। और मैंने प्रैक्टिस करने से सीखा है। इनफैक्ट मैं एक और आपको बोलना चाहता हूँ, ये सब बच्चों के लिए है, सब अभ्यर्थियों के लिए जो पढ़ते हैं। आमतौर पे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वैसे बाय द वे मैंने BSc किया था, और BSc करने के बाद फिर मैंने आर्मी में जाने के बाद MSc किया था इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी। फिर मैंने MBA किया इग्नू से। फिर मैंने मास्टर इन मैनेजमेंट साइंस किया फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी। फिर मैंने MPhil भी किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने MPhil किया, विच आई डिड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो कई बार लोग सोचते हैं आर्मी में खाली बस बंदूक लेकर यार सैल्यूट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो सारी मैंने डिग्री है सब, ये सब की मैंने आर्मी में रह के की है। और तो जब मैं करता था तो मैं मेरा एक्सपीरियंस रहा कि आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तो बच्चे नोट्स बनाते हैं, तो वो नोट्स को डायरेक्ट पढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर पढ़ा। यदि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आंसर पढ़ रहे हो तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपको उसका 10% याद रहेगा। तो जब मैं पढ़ता था तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन पढ़ता था मैं और आंसर को कवर करता था। मैं एक पन्ने से, पेज से कवर कर दिया। अब मैं देखता नहीं था कि व्हाट इज रिटन इन द आंसर। आई विल रीड द क्वेश्चन एंड आई विल विजुअलाइज द आंसर। अपने दिमाग में चलाता था आंसर की क्या आंसर होना चाहिए। और पूरा आंसर करने के बाद में मन में या फिर राइटिंग के अंदर आई विल राइट द आंसर। फिर उसके बाद में देखता था कि क्या लिखा था आंसर में।
फिर मुझे देखने से पता लगता था कि मैंने 50-60% मेरा करेक्ट है, 30-40% मुझे नहीं पता है, उसको फिर मैं दोबारा रिवाइज करता था जो इसमें मेरे पास लिखा हुआ नहीं था। तो अभी नेक्स्ट टाइम आपका 60% तो आएगा ही आएगा जो आपने लिखा है। अब जब भी आप करोगे इस सवाल को, 60% जो आपने लिखा है वो तो आएगा ही आएगा, और जो 30% रिवाइज किया था उसमें से 15% आ जाएगा, तो आपका 75% हो गए, पास हो गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये टेक्निक मैंने फॉलो की, प्रैक्टिस की, और मैं चाहूंगा कि जो युवा हैं वो भी इसको ट्राई करें, और मुझे उम्मीद है कि वो बेटर करेंगे एग्जाम्स के अंदर। पास होने का परफेक्ट फॉर्मूला। परफेक्ट फॉर्मूला। सर, आज के समय में सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ता जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या सोशल मीडिया प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले के हानिकारक है या लाभदायक है सर? तो ये आपको सोशल मीडिया से मेरा सवाल जोड़ रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ भी चीज़ हानिकारक नहीं है, ये हमारे मन में ही है कि ये हानिकारक है, वो हानिकारक है, वो हानिकारक, खेलना हानिकारक है, पढ़ोगे क्या बोलते थे, खेलोगे कूदोगे तो पढ़ोगे खराब, बनोगे, क्या बोलते थे वो, मैं भूल गया। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हाँ, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हाँ। तो ये बिल्कुल गलत शिक्षा थी, इसको मतलब एक्सट्रीम पे ले जाते थे लोग। तो मेरे को लगता है कि आपको पढ़ना भी है, खेलना भी है, कूदना भी है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मस्ती भी मारनी है, फ्रेंड्स के साथ भी घूमना है, सब कुछ करना है। तो अपन कुछ भी काम जो करते हैं यदि हम मॉडरेशन में करें, टर्म नोन एज मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब एक नियत निमित मात्रा में, एक ऐसी मात्रा में करें जो कि एक्सेप्टेबल है, सब कुछ सही है। लेकिन आप जब उसको क्रॉस कर देते हो, जब लिमिट क्रॉस कर देते हो, फिर वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो यानी सोशल मीडिया, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, कुछ भी है, एक कुछ समय के लिए करिए। और दूसरा मेरा एक आपसे, आपके थ्रू मेरा एक एडवाइस है फॉर आवर यूथ। एक गीता के अंदर एक संदेश है कि हम सबको अपना कर्म करना चाहिए। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मैं एक युवा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मेरा कर्म क्या है इस समय? मेरा कर्म है शिक्षा हासिल करना, ट्रेनिंग हासिल करना, अपने आप को स्किल करना, ताकि मुझे जॉब मिल सके। आपका कर्म ये है। इस कर्म को करने में आपको जो भी हेल्प मिल रहा है वो करना चाहिए। यदि आपको सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कहाँ का जॉब्स की ऑफर है, या कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन भरना है, या कोई आपको टीचिंग कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, करिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर आप खाली आपको जोक्स देखने हैं, आपको वीडियो देखने हैं, आपको टाइम वेस्ट करना है, टाइम पास करना है, वो उचित नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है, यूज सोशल मीडिया टू योर एडवांटेज। सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल अवेलेबल टुडे। हमारे जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। खाली टीवी देखते थे थोड़ा बहुत, उससे पता पड़ता था। आज आपके पास एक पावरफुल टूल है, आपके पास गूगल है, आपके पास तरह तरह के साधन है, जिसके वजह से आप फट से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। यूज इट एज योर टूल, नॉट एज टाइम पास, टाइम वेस्ट, एटसेट्रा। सर, पूर्व में देखा गया जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे उनका सोशल मीडिया पर हैंडल नहीं था, लेकिन जैसे ही आप अध्यक्ष बने, आपका अकाउंट बना, आप डायरेक्ट सीधे अभ्यर्थियों की परेशानियां सुन रहे हैं। सर, ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? तो उसका जवाब पता नहीं क्या रीजन रहा होगा, लेकिन मुझे कुछ अभ्यर्थियों ने बोला था, जब आके मिलते थे ना, कि साहब आप है ना, यदि सोशल मीडिया पे आओगे तो सभी को फायदा रहेगा और उससे डायरेक्ट आप जुड़ जाओगे। तो ये भी जो उसका जो क्रेडिट है, इसका जो श्रेय वो अभ्यर्थियों को ही है, युवाओं को है। कई सारे नेता लोग भी थे, वो भी बोलते थे कि साहब आप यदि आप सब जुड़ोगे अभ्यर्थियों से, युवाओं से, तो एक इन्फॉर्मेशन वॉइड है। इन्फॉर्मेशन वॉइड मतलब एक वैक्यूम था इन्फॉर्मेशन का, जो मैंने महसूस किया आते ही। तो बहुत सारे बच्चे बार बार मेरे पास आते थे, सुबह से शाम तक वही सवाल पूछते थे। तो मुझे लगा कि यदि मैं अभ्यर्थियों से जुड़ जाऊं थ्रू सोशल मीडिया, तो फिर क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को आना नहीं पड़ेगा हमारे बोर्ड के कार्यालय में, और आमतौर पर सवाल एक से होते थे। और जिनकी भ्रांति है मन में, तो सोशल मीडिया पर कई बार भ्रांति फैलाने वाले लोग होते हैं, वो सबको मैं हैंडल कर पाऊंगा। तो इसका पूरा श्रेय शायद बच्चों को ही है, अभ्यर्थियों को है, जिन्होंने मुझे सुझाव दिया, उसको मैंने फिर माना। मुझे भी नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। जैसे मेरा ब्लूटिक गायब है, आपसे मैंने पूछा कि वो ब्लूटिक कैसे आएगा, मुझे पता नहीं है। तो एक कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस पर और अच्छा कर पाऊँ। सर, आज की जो जनरेशन, अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही होती हूँ, जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ अगर इंस्टेंटली मुझे सक्सेस नहीं मिलती। और ऐसे ऑलमोस्ट सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है और गलत स्टेप ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? वैसे आज का ज़माना इंस्टेंट का है, 2 मिनट नूडल्स वाला है, इंस्टेंट कॉफ़ी है। तो मतलब आई डोंट ब्लेम यू, आपकी गलती नहीं बेटा, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि आपको सब कुछ फ़ौरन फ़ौरन मिल रहा है। आप फ़ोन करते हो, दबाते आपकी बात होती है। हम लोग घंटे-घंटे खड़े होते थे लाइन के अंदर, तब हमारा नंबर आता था एसटीडी बूथ के ऊपर, है ना? हम वो पहले फ़ोन करते थे, वो नंबर वाला, डायल वाला फ़ोन करते थे,
फिर बोलते थे ट्रंक कॉल वाले को ट्रंक कॉल मिलाना, पता नहीं ट्रंक कॉल कब आता था। हमको इन्फॉर्मेशन देने टेलीग्राम जाता था, वो इट वुड टेक 24 आवर्स 48 आवर्स। हमारा ज़माना बिल्कुल अलग था, सब कुछ आराम आराम से होता था। आज का ज़माना बिल्कुल इंस्टेंट का ज़माना है। तो आपकी गलत सोच नहीं है, आप जो चाहते हो आपको फ़ौरन अचीव करना होता है। तो लेकिन आपको, मैंने जैसे बताया पहले भी एक आपके साथी को, कि सक्सेस इज कैन नॉट कम इंस्टेंटली, आनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो चढ़ जाएगी दिमाग में आपके। तो उसका टाइम एक है ना, हर चीज़ का सुरूर होना चाहिए धीरे धीरे। तो आपको भी धैर्य या धीरज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। और मैं कल कुछ लिखवा रहा था, मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि एक लियो टॉल्स्टॉय का एक सेइंग है, और वो अच्छा बहुत पावरफुल सेइंग है। द सेइंग गोज लाइक दिस: the two most powerful warriors in your life, what are the two warriors? One is patience, second is time. They are the two most powerful warriors of your life. यदि आपके पास धैर्य हो और आप समय दो तो आप हमेशा जीतोगे। These are warriors, आपको जिताएंगे ये। तो जो आपका सवाल है, बिल्कुल इसका जवाब लियो टॉल्स्टॉय ने बहुत पहले दे दिया था कि आप धैर्य रखो और आप टाइम दो, यानी कि डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स ओवरनाइट, है ना। और जब हम बोल रहे हैं कि टाइम दो और धैर्य रखो, उसका मतलब आपने स्किल करना है, मतलब वेट नहीं करना है, बैठना नहीं है। यूज योर टाइम टू स्किल योर सेल्फ, यूज योर टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ, एंड थिंग्स विल हैपन। सो रिमेंबर दिस टू वॉरियर्स। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि मेजर जनरल और अब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, तो सर बताया जाता है कि आर्मी जो है, आर्मी बड़ी सिंसियर जॉब है, सिंसियरिटी और डिसिप्लिन पे पूरी आर्मी चलती है। लेकिन यहाँ जब आज जैसा कि आपने बताया कि छुट्टियाँ बहुत आती है, तो इस तरीके की और क्या चुनौतियाँ हैं जो आपको यहाँ फेस करने को मिल रही है, या कोई सरकार को ऐसा मैसेज जो बदलाव किए जाने चाहिए? आपका अच्छा सवाल है कि आप चाह रहे हैं कि मैं आर्मी से कंपेयर करूं राज्य सरकार में कैसे काम होता है। तो बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे मन में भी ये एक भ्रांति थी, या एक बार में एक कंफ्यूजन था कि पता नहीं, मैं आर्मी में काम किया तो वहाँ पे बड़ा आसान था काम करना, क्योंकि सब कुछ वेल लेड आउट होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है, बहुत एसओपीज होती हैं, सबको मालूम भी होता है क्या करना है, और यू आर ट्रेन्ड फॉर इट सो यू कैन डिलीवर। लेकिन यहाँ पर सब कुछ अलग था। तो मुझे भी था कि पता नहीं सरकारी लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, कर्मचारी लोग अलग होते हैं। लेकिन मेरी भ्रांति वो खत्म हो गई। मैंने देखा, खासकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर मैंने देखा कि जो मेरे से पहले पुराने चेयरमैन थे, सेक्रेटरीज थे, जो बाकी कर्मचारी थे, वो काफ़ी डेडिकेटेड है। मतलब मैं ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा कि उसमें डेडिकेटेड नहीं थे। सबने अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम किया, और इसी वजह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अच्छा नाम है। उन्होंने मेरे आने से पहले कई सारी भर्ती कराई, सैकड़ों भर्ती कराई, और एक अच्छा काम किया। मुझे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। तो चूंकि मैंने बोला ट्रेनिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्मी, यहाँ पर ट्रेनिंग इस तरह के कोई सिस्टम नहीं होता है, उसकी वजह से टाइम लगता है सीखने के लिए। तो हर एक को टाइम लगा मेरे हिसाब से काम करने के अंदर, मेरे हिसाब से मेरी जो चाहत थी, मेरी जो इच्छा थी, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, उस पर खरा उतरने के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। बट आई फाउंड कि बाय एंड लार्ज जो एक परेटोज लॉ है, एक परेटो एक आई थिंक ब्रिटिश के शायद यूरोप के साइंटिस्ट हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, उन्होंने बताया था कि एक प्रिंसिपल नोन एज 80-20 प्रिंसिपल। उसके अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 80% जो काम होता है वो 20% लोग करते हैं। ये एक वेल एक्सेप्टेड यूनिवर्सल लॉ है। सो इन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, इन योर यूनिट ऑल्सो, यू कैन इमेजिन कि 80% वर्क विल बी डन बाय, आपका तो बहुत छोटा है इसलिए नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर कि सैकड़ों लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं, 80% वर्क इज डन बाय 20% पीपल, एंड जो बाकी 80% लोग होते हैं वो 20% ही काम करते हैं। तो आई थिंक दैट इज सिमिलर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। बट आई फाइंड हमारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसमें बाय एंड लार्ज सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, बहुत पैशन से कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स लीडर पर काफ़ी फर्क पड़ता है। यदि लीडर चाहे, यदि लीडर खुद पैशनेट हो, तो बाकी लोगों को भी उससे काम करना पड़ता है। आई कैन से दैट कि हमारे जो सारे साथी हैं, सारे जो कलीग्स हैं, कर्मचारी हैं, दे आर ट्राइंग टू कीप पेस विथ मी, एंड सम ऑफ देम आर एक्सीलेंट। और मुझे भी नए ऑफिसर्स मिले हैं बहुत सारे, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस था, जो मुझे लगा, वो था कि टाइम, क्योंकि हम आर्मी में 24/7 काम करना होता है। कुछ भी टास्क मिलता है, कुछ भी प्रोजेक्ट मिलता है, कुछ भी कमिटमेंट मिलता है, तो हम बोलते नहीं कि छुट्टी है आज, या आज हम नहीं कर सकते, टाइम पूरा हो गया।
और यहाँ पे जो हमारे जो ऑफिस होते हैं उनमें ऐसा फॉलो नहीं होता है। बट आई कैन से जब पिछली बार जब असेंबली चुनाव हुए थे तो मैंने सभी को बोला कि हम सैटरडे को काम करेंगे, संडे को भी काम करेंगे, एंड पीपल केम विलिंगली। तो मुझे लगा कि सभी ऑर्गेनाइजेशन एक से होते हैं, सिर्फ आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। यदि आप खुद इफ यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, यदि लीडर खुद आगे फ्रंट पर जाके, तो लोग पीपल विल फॉलो यू। तो मैंने देखा कि यहाँ पर भी सेम है, क्योंकि मटेरियल तो सेम है ना, वही लोग जैसे आप और मैं हैं, एक से तो हैं, वी हैव नॉट कम फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट। तो मुझे लगता है कि आप यदि लीडरशिप आपकी अच्छी हो, आप ट्रेनिंग करें, आप मोटिवेट करें, सबसे इंपॉर्टेंट सेट एग्जाम्पल, डू इट योरसेल्फ। यदि आप ललित जी खुद चाहेंगे करना, आप लीड करेंगे आगे, सबको फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली। आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। एंड लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज अबाउट मेंटरिंग। मेंटरिंग, इसका हिंदी शब्द मुझे मालूम नहीं है, व्हाट इज द मेंटरिंग इज डिफरेंट देन गाइडिंग। गाइड करना तो होता है कि एडवाइस करना कि ऐसे कर दो। मेंटरिंग का मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गाइडेंस। तो मेंटरिंग इज अ वर्ड विच कैन बी विच संधि विच्छेद करें या उसको संधि करें तो गाइडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं जो फॉलो करता हूँ वो मेंटरिंग कोशिश करता हूँ कि मैं जो मेरे मातहत जो काम करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनको मैं सिर्फ गाइड ही ना करूँ, बट उनकी जिम्मेवारी भी लूँ कि वो काम सही तरीके से करें। और यदि वो काम करने में गलती कर दें, उसकी जिम्मेवारी मेरी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं या सीनियर मोस्ट कोलीग्स होते हैं, दे मस्ट मेंटर देयर यंगस्टर्स। जैसे ये दोनों बच्चे हैं, जोया एंड जूही। तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटर देम, नॉट ओनली गाइड देम, बट इफ दे मेक मिस्टेक्स, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। तो दे विल डू एक्सट्रीमली वेल। उनको पता है कि हम गलती कर देंगे तो यहाँ पर स्कोप है गलती करने का, एंड समबडी विल सपोर्ट देम, सो यू विल डू वेरी वेल। मेरा एक सवाल है, भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन दूसरे के घर में चाहिए। जब भी आर्मी का नाम आता है तो माँ बाप यही कहते हैं कि क्या मेरा ही बेटा है शहीद होने के लिए। ये मिथ टूटा नहीं है सर, कई दशकों से सुने आ रहे हैं। मेरे खुद के घर में कई बच्चे जब ये कहते हैं कि हम आर्मी में जाना चाहते हैं तो माँ बाप कहते हैं चुप रहे, एलडीसी की तैयारी कर ले, मास्टर की भर्ती आ रही है वो कर ले। तो आपका ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि अभी भी बहुत भ्रांतियां हैं मन के अंदर, हमारे देशवासियों के अंदर, कि आर्मी का मतलब रिस्क, आर्मी का मतलब बलिदान, आर्मी का मतलब जान का खतरा। लेकिन हमारे भारत के अंदर ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि आर्मी सर्विस को बहुत ही गौरवान्वित जॉब माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे आई थिंक एवरी फैमिली सब्सक्राइब्स एंड गिव्स एटलीस्ट 1% फ्रॉम द फैमिली, और बल्कि कई फैमिलीज में तो सभी जने आर्मी में होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो पंजाब के अंदर झुंझुनू, हमारे राजस्थान राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कि आर्मी के अंदर बहुत सब्सटेशन होता है। तो शायद ये रीजन स्पेसिफिक है जहाँ पर कि लोग आर्मी में जाना चाहते हैं और बहुत ही खुश होते हैं और जाने के लिए तत्पर रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कि लोग नहीं जाना चाहते। आई थिंक इट इज एक कल्चर बना हुआ है, एक मन में ट्रेडिशन बना हुआ है। लेकिन जो नहीं बेचते उनके लिए मेरा एक संदेश है आपके लिए कि मुझे मालूम नहीं कि आपको उसके बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन जितनी हमारे यहाँ कैजुअलिटीज होती हैं, हमारे जो शहीद होते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा हमारे सिविलियंस, हमारे जो भाई बहन हैं, वो रोड्स पर ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरते हैं। 100 से बल्कि 1000 गुना ज्यादा, ऐसे मान के चले आप। हाँ। तो क्या आप अपने बच्चों को मोटरसाइकिल में भेजोगे, नहीं भेजोगे? क्या आप अपने बच्चों को गाड़ी चलाना दोगे, नहीं दोगे? क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, उसको ट्रेन में बैठने के लिए बोलोगे, नहीं बोलोगे? यदि अपने बच्चों को आप ट्रेन में भेज सकते हो, मोटरसाइकिल में भेज सकते हो, गाड़ी में भेज सकते हो, आर्मी में तो बच्चा बिल्कुल सेफ है, उसको कोई डर ही नहीं है। हमारी जो बॉडी होती है आर्मी, एक सैनिक की, उस बॉडी पर, उस पर जो उसकी जो कस्टोडियन होता है वो एक इंडियन आर्मी या भारत सरकार होती है। आपको चोट लगे तो भारत सरकार को चिंता होती है चोट कैसे लगी है। यदि मैं कोई गलती से पैर तोड़ लेता हूं, मुझे जवाब देना पड़ता है मेरा पैर कैसे टूटा, या मुझे बुखार हुआ तो कैसे बुखार हुआ। कहने का मेरा मतलब है हमारी जो बॉडी होती है, हमारे जो शरीर होता है, वो हमारे एक देश का एक प्रॉपर्टी है और देश को देखभाल करता है। और अब उसको आप, आई कैन नॉट हार्म माई सेल्फ। ये नहीं कि मैं गोली मार दूं और पे चला जाऊं फ्रंट छोड़ के, जवाब देना पड़ेगा मेरे को उसके लिए। कहने का मेरा मतलब है कि जो माँ है, माँ का बेटा सबसे सुरक्षित आर्मी में और कहीं नहीं है। क्योंकि आर्मी ऐसी जगह है, मैं कह रहा हूँ आर्मी मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लेकिन खासकर आर्मी, जहाँ पर कि आपके बच्चे की जो देखभाल होगी, जो आपके बच्चे की जो कस्टडी होगी, वो बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही मजबूत और बहुत जिम्मेदार लोगों के हाथ में होगी। हमारा ट्रेडिशन है आर्मी का कि हमारे जो जवान होते हैं
और हमारे जवान भी हमारे लिए जान तक दे सकते हैं एक दूसरे को बचाने के लिए। और अब कभी हमारा जवान बीमार होता है, कुछ चोट लगती है, कुछ परेशानी होती है, तो उसके लिए हम हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कुछ भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये काम सिर्फ बहुत पैसे वाले लोगों के लिए होगा, लेकिन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में एक जवान जो सिर्फ उसके 2 साल की सर्विस है, उसको हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब अवेलेबल होता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो मेरी ये आग्रह है मेरा माता पिताओं से कि अब सोचे भी नहीं कि आपका बच्चा असुरक्षित है, और किसी खुदा ना खादसा यदि उसके साथ में कुछ ऐसा हादसा होता है या उसका बलिदान हो जाता है, तो वो देश के लिए हुआ है। वो कुर्बानी जो उसने की है वो बहुत ही याद की जाएगी। अभी हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल बना है। मुझे बहुत खुशी बताने के लिए कि आई वॉज द चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल। बहुत बड़ी टीम थी, उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा था। एंड मेरी जब मैं चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था, तो वो बनकर कंप्लीट हुआ, और हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको डेडिकेट किया था देश को, आर्म फोर्सेस को, इन फरवरी 2019। तो वहाँ पर उन बच्चों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है। यानी इंडिया गेट के बिल्कुल बगल में है वो, और हर एक माँ जिसने अपने बच्चे का बलिदान किया है, हर एक पति या जो भी आदमी है, उन सबके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं वहाँ पर। तो ऐसा गौरव हर किसी को नहीं मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है, बहुत छोटा संदेश है कि आपके बच्चे आर्मी में ज़्यादा सुरक्षित हैं बजाय रोड्स के। मतलब वो जो आज तक सुने आ रहे थे कि तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, साल 2019 में वो भी देख लिया वो गया। देख लिया। सर, ये चर्चा रही, आपकी जर्नी भी रही, युवाओं की बात भी हुई। अब एक हमारे यूथ को एक मैसेज, आज के समय में भर्तियों में शॉर्टकट, बहुत जल्दी नौकरी लगना, डमी अभ्यर्थी बिठाना, पेपर गिरोह के झांसे में आ जाना, ये बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है। भर्तियां बहुत प्रभावित हो रही हैं, लंबा समय लग रहा है, कोर्ट में अटक रही हैं। एक मैसेज स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से तैयारी करें और कैसे अपनी सफलता को प्राप्त करें, एक मैसेज। मेरा संदेश युवाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो कि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा सबसे छोटा संदेश और बहुत अच्छा संदेश है, वो है कि सीधा चलें, वॉक स्ट्रेट, अपना रास्ता अपने आप तय करें, दूसरों के कंधों पे चल के नहीं, डमी के भरोसे, चीटिंग करवा के, दूसरे के सहारे, दलालों से डिग्री लेकर, फर्जी स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र लेकर, विकलांगता सर्टिफिकेट लेकर, यदि आपके मन में सब कुछ है, तो कम से कम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के थ्रू आप पास नहीं हो पाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो मेरा जो संदेश है वो ये है कि आप सीधे चलें, मेहनत करें, तैयारी करें, धैर्य रखें, और अपने मेहनत के बल पर आप अपना एग्जाम पास करें। तैयारी करने के लिए टाइम लगेगा, कोई भी चीज़ आपको फौरन नहीं मिल सकती है, यू कांट गेट एवरीथिंग ओवरनाइट। तो धीरे रखें और टेक्निकली ट्राई करें, टेक्निकली तैयारी करें। सिर्फ रट्टेबाजी, घोटेबाजी से काम नहीं चलेगा। आपके जो एग्जाम्स पेपर्स होंगे वो आसान नहीं होंगे, टफ होंगे, कंटेम्पोररी होंगे, बिल्कुल आज के टाइम के होंगे। तो आप सोचें कि मैं पुराने कोचिंग इंस्टीट्यूट से या पुरानी जो पास बुक्स होती हैं उससे पढ़ के मैं पास कर लूँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी जो एग्जाम्स के हमारे जो पेपर बनेंगे बिल्कुल लेटेस्ट होंगे। तो और कोचिंग करना कोई बुरी बात नहीं, आप करें, लेकिन कोचिंग वालों के झांसे में ना आए। सभी कोचिंग खराब नहीं होती, सभी कोचिंग बुरी नहीं होती है। तो आप चूज़ करें कौन सी कोचिंग सही है और उसका आप इस्तेमाल करें, लेकिन खुद की तैयारी भी करें और अपने आप पे भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें, दूसरों के झांसे में ना आए। और मुझे उम्मीद है कि आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। कभी भी अपना प्रयास करना ना छोड़ें। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कंटिन्यू टू वर्क हार्ड। अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से आप सफलता हासिल करें, आपको सफलता अच्छी लगेगी। यदि आपने गलत तरीके से सफलता हासिल की तो कोई भरोसा नहीं कब आपको वहाँ से खींच ले जाएगा नीचे और फिर दोबारा आप दलदल में आ जाएंगे। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस तमाम जो आपकी जानकारी है, आपकी जो जीवन का पथ था, दर्शकों को बताने के लिए, हमारी युवा टीम से साझा करने के लिए। तो ये थे मेजर जनरल आलोक राज, जो फिलहाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं। देखिए, एक मैसेज इन्होंने दिया है कि आपका बेटा सबसे ज्यादा सुरक्षित आर्मी में है, क्योंकि सड़कों पर जो मरने वालों की संख्या है वो देश के लिए शहीद होने वाले जो शहीद हैं उनसे कई हजार गुना ज्यादा है। इसके साथ ही
जब एक माँ बाप अपने बेटे को आर्मी में भेजकर देश की सेवा करते हुए देखता है तो न सिर्फ उसके गांव में, उसके जिले में, बल्कि पूरे प्रदेश और देश में उनका नाम रोशन होता है। इसके साथ ही युवाओं को भी एक मैसेज है कि शॉर्टकट आपको सफलता तो दिला सकता है, लेकिन जीवन भर का दाग भी आप पर लगा सकता है और आपके परिवार को शर्मिंदा भी कर सकता है। ऐसे में सीधे चलिए, साफ सुथरे चलिए, ताकि भविष्य में सफलता मिल सके। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े थे मेजर जनरल आलोक राज। फिर से अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।